हेलो एवरीवन। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट सोर्सेज कि कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें गैदर हो रहा है हिस्ट्री के बारे में। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। तो अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे हम लिटरेरी सोर्स की बात करेंगे। और ये जो वीडियो आप देखेंगे ये एक क्वेश्चन के थ्रू होगा जो कि मैंने जो डिफरेंट बैचेस होते हैं हमारे उसमें डिस्कस किया है, एंड होपफुली दिस विल हेल्प अ लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज पर से। प्लीज़ देखें इस वीडियो को। अब लिटरेरी सोर्स में आता है लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? वो है, अभी हमने बात किया था कि अगर आप एक प्राइमरी लिटरेचर है जो मेन सोर्स है, उसी सोर्स को रेफर करके कोई और किताब लिखी गई है वो सेकेंडरी सोर्स है। आपके ही कंट्री में किसी ने लिखा है वो इंडिजिनस सोर्स है, बाहर के किसी ऑथर ने लिखा है वो फॉरेन सोर्स है। अब जैसे हमने बात किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैक्सिमम जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हैं। अगर हम बात करें वैदिक पीरियड का, जो कि हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे परसों, वो 1500 से 600 BCE तक है। 1500 से 1000 BCE जो है वो है अर्ली वैदिक पीरियड, और जो 1000 से 600 BCE है वो लेटर वैदिक पीरियड है। तो ना जो इन पूरे 900 साल का जो मैक्सिमम सोर्स आपको मिल रहा है इंफॉर्मेशन, वो मिल रहा है वेदास से। और वेदास को बोला जाता है श्रुति लिटरेचर। एक सेकंड, वेदास को बोला जाता है श्रुति लिटरेचर, ठीक है। श्रुति मतलब विच हैज बीन हर्ड, और ये ओरली ट्रांसमिट हुआ बहुत जनरेशंस तक। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हाउ फार कैन द एंशिएंट इंडियन श्रुति लिटरेचर बी यूज्ड एज हिस्टोरिकल सोर्स, कि यहां से हम हिस्ट्री कितना निकाल सकते हैं, कितनी बातें मिथिकल हैं, मतलब होता है ना जिसको कि आप हिस्ट्री की तरह यूज नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत लोग ना, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, कॉलोनियल हिस्टोरियंस आए थे, वो ना मजाक उड़ाते थे हमारे किताब का, ये सारी किताब का। वो कहते थे ना कि आपके यहाँ ना जैसे टाइम जो है वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या? अभी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मतलब होता है ना 1980s से 1990s जा रहे हैं, टाइम का लीनियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो बोलते हैं कि आपके किताबों में तो टाइम को सर्कुलर बना दिया इन्होंने। सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बोला त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर से द्वापर युग आएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कैन बी ट्रीटेड एज लिटरेरी सोर्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन विच सेंस? अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किताब के फॉर्म में है तो यस इट कैन बी ट्रीटेड एज लिटरेरी सोर्स। कार्तिकेय, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट, वो कह रहे थे जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस आए, वो कह रहे थे कि ना आपकी किताबों में ये सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने कभी ये सुना है ये वर्ड त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग? त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। बहुत लोग कहते हैं कि अभी हम कलयुग में रह रहे हैं, ये कलयुग खत्म होगा तो फिर से सतयुग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर ये कलयुग आएगा। बहुत लोगों ने सुना है। तो ये सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी किताबों में है, वेदास में है। और कॉलोनियल हिस्टोरियन बोलते थे ये क्या है यार, आपकी किताबों को हम कैसे यूज करें हिस्टोरिकल सोर्सेज में, आपने तो खुद ही पूरा सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो अब फंडा ये है कि यहाँ पे अभी जैसे एक सीरीज आया था, उसको बोलते हैं डार्क, उसमें भी उन्होंने पूरा टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वही चेंज कर दिया है, वो भी पूरा सर्कुलर बना दिया है कि हम 1980 से 2052 में जा सकते हैं, 52 से 86 में आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो कितने लोगों ने डार्क देखा है, अभी मत देखिएगा, अभी पढ़ाई कीजिए, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, मतलब ये सारी चीजें देखे वो बोलते थे कि आप हिस्टोरिकल सोर्स की तरह इन सारे वेदास को यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर इसका काउंटर पॉइंट आया। काउंटर पॉइंट क्या आया कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, एक बहुत फेमस ऑथर है, उनका नाम है रोमिल्ला थापर, ठीक है। रोमिल्ला थापर के बारे में सुना है किसी ने? रोमिल्ला थापर, रोमिल्ला थापर, रोमिल्ला थापर, रोमिल्ला थापर, किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लिया आप लोगों ने। तो रोमिल्ला थापर बहुत फेमस हिस्टोरियन है, अभी मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उन्होंने बोला ना कि हिस्ट्री ना दो तरह की होती है, बस अभी स्टोरी की तरह सुनिए। एक होता है एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, अगर एक होता है एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री और एक होता है एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। कहने का क्या मतलब है, एक होती है हिस्ट्री जो छुपी हुई होती है, किताबों में ना छुपी हुई है हिस्ट्री, आपको निकालना है उसको। वेदास जो है उसमें ना आपको हिस्ट्री छुपी हुई है, कुछ बहुत सारी चीजें मिथिकल है, आपको उसमें से कहाँ, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी है वो निकालनी पड़ेगी, वो हम अभी समझेंगे। और कुछ ऐसी किताबें होती है जो लिखी इसीलिए कि आप उसको हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज करो। मान लीजिए मेगास्थनीज की इंडिका है, उसमें वो पूरा इंडिया के बारे में एक एक चीज बताया जा रहा है क्या है क्लास वो, तो वो एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री है, वो लिखी इसीलिए गई है ताकि आप उसको सोर्स की तरह यूज करो। कुछ ऐसी किताबें हैं जहाँ पे कहानियां हैं, मिथिकल चीजें हैं, वहां पे ना छुपी हुई है हिस्ट्री, आपको निकालना पड़ेगा। तो वेदास में भी हिस्ट्री जो है छुपी हुई है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जो छुपी हुई हिस्ट्री होती है वो है एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री उभर के सामने आ रही है आपके पास, वो है एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं आपने आपको क्या समझाया एम्बेडेड और एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री? ये जो मैम आप देख रहे हैं, इस मैम का नाम है रोमिल्ला थापर। ये अभी कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गई थी थोड़े दिन पहले, उनका कंट्रोवर्सी थोड़ा देख लीजिएगा, उसके लिए मैंने एक इमेज डाला है।
तो एम्बेडेड और एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है कि आप ना जैसे कुछ कहानियों की किताब है, पंचतंत्र एटसेट्रा, अब वो कहानी है, कहानी में अगर आपको हिस्ट्री निकालना है ना तो आपको थोड़ा डीप जाके समझना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है। कुछ ऐसी किताबें जो हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए ही लिखी गई हैं, वो बता ही रही है कि पुराने जमाने में क्या होता था, वो एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री? किसको नहीं समझ में आया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। अगर आप लोगों को 5% भी ये चीज समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है। एक बार आप रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये रोमिला थापर मैम बोलती हैं कि जो आपके वेदास हैं वो हैं एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। अब याद ये रखिएगा, जनरली जब मैं किसी से पूछता हूँ, करिश्मा, कार्तिकेय, कोमल, सबको समझ में आया, जनरली जब मैं सबसे ये पूछता हूँ ना कि वेदा के कितने पार्ट हैं, तो वो मेरे को और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ये बताते हैं कि वेदा के 4 पार्ट है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। दैट इज रॉन्ग। 4 वेदास हैं। याद ये रखिएगा कि हर वेदा के 4 पार्ट है। फर्स्ट है संहिता, सेकंड है ब्राह्मणा, थर्ड है अरण्यका और फोर्थ है उपनिषद। ठीक है, हर वेदा के 4 पार्ट है। पहला पार्ट है संहिता, दूसरा पार्ट है ब्राह्मणा, तीसरा पार्ट है अरण्यका और चौथा पार्ट है उपनिषद। उपनिषद क्योंकि लास्ट पार्ट है वेदास का, इसीलिए इसको वेदांता भी बोलते हैं। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा कि उपनिषद क्योंकि लास्ट पार्ट है वेदास का, उसको बोलते हैं वेदांता। वेद प्लस अंता, एंड ऑफ वेदास, एंड दैट्स व्हाई उपनिषद इज आल्सो नोन एज वेदांता। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी उपनिषद के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, सो इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ सम वेदास। ये एक रियलिटी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये पहले से पता था कि वेदास के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ पूछ रहे थे, कोई डाउट नहीं पता था। चलिए, कितनी नई चीजें आपको पता चल रही हैं और इससे लग रहा है कि हाँ चलिए ये क्लास आप लोग जो कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अब ना कुछ और अच्छी चीजें आपको बताता हूं। अगेन, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो बहुत मजा आएगा आपको, नहीं भी है हिस्ट्री ऑप्शनल तो भी ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आजकल हिस्ट्री में ट्रिकी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। अब जैसे हमने देखा कि हर वेदा के 4 पार्ट, तो 4 वेदास हैं तो 4 वेदास के 16 पार्ट, मतलब ऋग्वेदा का भी संहिता होगा, ब्राह्मणा होगा, अरण्यका, उपनिषद होगा, यजुर, साम, अथर, सबका। अब इसमें ना जो शुरू के 2 वेदास हैं, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा, इसको कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ना रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में बहुत बातें हैं कि अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है तो आपको नहीं होता है, क्या बोलते हैं, आहुति देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने होंगे। आपने घर में देखा होगा यज्ञ वज्ञ होते होंगे। इन सब के बारे में बहुत बातें हैं ऋग्वेदा और यजुर्वेदा में। बाद में लोगों को ये रियलाइज हुआ या सोचना शुरू किया कि क्या सिर्फ सेक्रीफाइसेस से ही हमें निर्वाणा मिलेगा? क्या हम भगवान से प्राप्त, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होगा सिर्फ रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के थ्रू ही हो सकता है? कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? फिर आया ज्ञान कांड। इसमें सामवेद और अथर्ववेद में बात हुई है कि नहीं, बहुत और भी चीजें हैं। जैसे ज्ञान कांड में अरण्यका और उपनिषद आते हैं, लास्ट के 2 पार्ट्स। ज्ञान कांड में उन्होंने बोला कि नहीं, अगर जैसे हमारा जो सोल है, इंडिविजुअल सोल, उसको बोलते हैं आत्मन। जो ब्रह्मांड का सोल है, यूनिवर्सल सोल, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो वो बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा अगर आपको ट्रू नॉलेज पता चल जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस से ही आत्मा का परमात्मा में मिलन होगा। आत्मा का परमात्मा में मिलन तब भी होना शुरू हो जाएगा जब आपको एक्चुअल ट्रुथ पता चल जाए, वो लाइफ का। योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस मस्ट नहीं है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान कांड, जहां पे कि आत्मा और ब्राह्मण इन सब के बारे में बातें हुई हैं। और जहां पे रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में ज्यादा बातें हुई हैं वो है कर्म कांड। बस इसको भी स्टोरी की तरह सुनिए, आगे हम और बातें करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी बस स्टोरी की तरह सुनना है और समझना है। तो अभी हम बात कर रहे थे श्रुति एज हिस्टोरिकल सोर्स। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसमें पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है? स्टोरी नहीं लिखनी है एग्जाम में। एग्जाम में आपको मार्क्स लाना है। मान लीजिए ये PYQ है, 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स मतलब 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। आप हेडिंग्स दोगे। पहला हेडिंग है कि हाउ फार इट कैन बी यूज्ड एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, कि कैसे आप इसको हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ प्रोमिला थापर मैम का बता सकते हो कि 2 तरह की हिस्ट्री होती है, एम्बेडेड और एक्सटर्नलाइज्ड। ये एक एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और फिर आप बता सकते हो यहाँ पे कि जैसे बैटल ऑफ 10 किंग्स है, जिसको कि दशावतारा या दशारजन्या वॉर बोलते थे, इसका रेफरेंस मिला है ऋग्वेदा में। तो पता चलता है कि हाँ, इस तरह के बैटल्स लड़े जा रहे थे वैदिक पीरियड में। फिर इसी वेदास में सभा और समिति की बातें हुई हैं, जो बता रहा है कि उस टाइम पे भी ग्रुप ऑफ पीपल मिलते थे
थे और डिसीजंस लेते थे। सभा में एल्डर लोग मिलते थे, समिति में कॉमन असेंबली था, कॉमन लोग मिलते थे। आपसे कभी कभी ये भी पूछ देंगे सभा क्या था, समिति क्या था। सभा स्मॉलर गैदरिंग है, ओल्डर लोग मिल रहे हैं, एल्डर लोग मिल रहे हैं, हाई क्लास के लोग मिल रहे हैं। समिति क्या है, कॉमन गैदरिंग है, हर तरह के लोग मिल रहे हैं। जनरली वुमेन्स जो थी वो सभा का पार्ट होती थी या समिति का नहीं होती थी, कभी कभी तो किसी का भी नहीं होती थी। तो सभा समिति याद रखिएगा। ये सारे आइडियल्स आपको वेदास में दिख रहे हैं, तो दिखा रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी थे। इस तरीके से आप उसको हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज कर सकते हो। प्लस अगेन अगर हम बात करें मैक्स म्यूलर का, यहां पे ना दो कॉन्सेप्ट है, एक है पॉलीथिज्म, एक है कैथीनोथिज्म। इन सब चीजों के बारे में भी वेदास में पता चल रहा है। बात करते हैं, ये टर्म समझना है। पहले तो मेरे को ये बताइए, पॉलीथिज्म सुना है कभी आपने? व्हाट इज पॉलीथिज्म? क्या है पॉलीथिज्म? नहीं सुना पॉलीथिज्म? पॉलीथिज्म क्या होता है, जैसे कि आपका क्रिश्चियनिटी है, मोनोथिज्म है एक, हाँ एग्जैक्टली, करिश्मा ने सुना है। क्रिश्चियनिटी है, एक धर्म है, एक धर्म में वो बिलीव करते हैं, एक गॉड में बिलीव करते हैं, राधा वो मोनोथिज्म। इस्लाम है, मोनोथिज्म है, एक गॉड में बिलीव करते हैं। अगर हम सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म क्या है, मोनोथिज्म है या पॉलीथिज्म है? वो एक भगवान में बिलीव करते हैं या मल्टीपल गॉड्स में? वेरी गुड, कार्तिकेय का भी आंसर आया, वर्शिप मल्टीपल गॉड्स। सिखिज्म वो क्या है, पॉलीथिज्म या मोनोथिज्म? वेरी गुड रुपिंदर, वो है मोनोथिज्म। जैसे आगे हम जब भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप उसमें दो तरह के भक्ति पढ़ेंगे, एक है निर्गुण भक्ति, एक है शगुन भक्ति। वेरी गुड, मोनोथिज्म। शगुन भक्ति क्या होता है कि जब आप गॉड को इस तरह से विथ एट्रीब्यूट्स पूछते हो, उनको ह्यूमन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में दिखा रहे हो, यह है शगुन भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होता है, जो कि गुरु नानक कहते थे कि रब का कोई फॉर्म नहीं होता। तो इसीलिए जब आप गुरु नानक सर पे मूवीज देखोगे ना, उसमें आप देखोगे उनको लाइट की तरह दिखाते हैं, उनको किसी फॉर्म में नहीं दिखाते। तो वो जो था वो प्रोपगेट करते थे निर्गुण भक्ति, गॉड विदाउट फॉर्म। आगे हम बात करेंगे जो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट की बात करेंगे, उनका भी था मोनोथिज्म में बिलीफ, सिखिज्म का। तो पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल गॉड्स। अब एक नया टर्म आया, मोनोथिज्म पॉलीथिज्म, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये नहीं पता होना पाप है। जैसे नहीं होता है नदी किनारे सांप है, ऐसे करके कुछ पाप है, मैं भूल गया वो कुछ था एक। तो मोनोथिज्म पॉलीथिज्म तो ठीक है। एक जो ऐसा टर्म है जो 99% लोगों को नहीं पता होगा, वो है कैथीनोथिज्म। ये एक हिस्टोरियन है मैक्स म्यूलर, इन्होंने दिया, जर्मन है। ये आके इंडिया की स्टडी कर रहे थे, बहुत इंस्पायर्ड थे वो इंडिया के कल्चर से। तो कैथीनोथिज्म समझ लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और बाद में किसी और को समझाइएगा। कैथीनोथिज्म में उन्होंने ये बताया कि ये एक फॉर्म ऑफ पॉलीथिज्म है, इसमें मल्टीपल गॉड्स हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग गॉड सुप्रीम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि दिवाली में आपकी लक्ष्मी जी हैं, वो सुप्रीम गॉड हो गई। दुर्गा पूजा है, काली जी जो है वो सुप्रीम हो गई। अलग अलग समय में अलग अलग गॉड सुप्रीम हो जाएगा, ये है कैथीनोथिज्म। आपको समझ में आ रहा है हाउ पॉलीथिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कैथीनोथिज्म? पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल गॉड्स में आप बिलीव करते हैं। कैथीनोथिज्म क्या है, आप मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं, लेकिन अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग गॉड सुप्रीम हो जाएंगे। ये है कैथीनोथिज्म का कॉन्सेप्ट, ये मैक्स मिलर ने दिया था। और आज जाके आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, आपको और मजा आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैथीनोथिज्म? किसी को समझ में आया कैथीनोथिज्म? बहुत सही यार, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमें वेदास से मिल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसको हम हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते? एम्बेडेड और एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री भी उसके अंदर है। तो ये सारी चीजें आप लिख के बता सकते हैं कि हाँ, हम वेदास को यूज कर सकते हैं एज हिस्टोरिकल सोर्स। फिर क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने बोला कि वहाँ पे तो सर्कुलर टाइम का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी मिथिकल बातें की गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं उसमें। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हो गया। मतलब आपको हमेशा दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, प्रो और नेगेटिव। याद ये रखिएगा कि हो सकता है कि नहीं होता है कि कुछ चीज़ों में आप गवर्नमेंट सपोर्टर हैं, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट के सपोर्टर नहीं है। आपके आंसर्स में दिखना नहीं चाहिए कि आप राइटिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं। हमेशा न्यूट्रल की तरह लिखिए, दोनों साइड लिखिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और फिर अपना एक लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। अपने जो बायसनेस है या अपने जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो आपके आंसर्स में नहीं आने चाहिए। सेम वे आप जब मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आपको दोनों साइड लिखना है। क्योंकि क्रिटिसिज्म होता है श्रुति लिटरेचर का, वेदास का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सर्कुलर टाइम है ये वो लिख दीजिए, मिथिकल बातें, स्टोरीज हैं। फिर क्यों उसको हम हिस्टोरिकल सोर्सेज की तरह यूज कर सकते हैं, इसमें हमने जितने अभी बातें की ये सारी बातें लिख दीजिएगा। तो होपफुली अभी जो आपने वीडियो देखा होगा श्रुति लिटरेचर के बारे में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग पर्सपेक्टिव की आपको प्रो भी पॉइंट्स लिखने हैं, फेवर में भी और
आपको क्रिटिसाइज भी करना है, ठीक है। तो ऐसे और डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं। करंटली हमारा बैच 4 चल रहा है, लाइव चल रहा है, और उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन जो चाहिए अगर, तो आप हमारा इंट्रो वीडियो देख सकते हैं जो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, जहाँ पे हमने A to Z प्री और मेन सिलेबस डिस्कस किया है विद PYQs। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे ये कोर्स चल रहा है। तो अभी अगर आप बैच 4 का पार्ट होना चाहते हैं, ये एक लाइव बैच है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और यहाँ पे क्या होगा कि आप लाइव बैच के पार्ट होंगे, यू कैन डिस्कस योर डाउट्स, और लाइव आप पूछ सकते हैं सारे डाउट्स, प्लस आपको मेंटरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलेगा। 30,000 फी है, यू कैन ज्वाइन इट। जब भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर ये फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इतना पे नहीं कर सकता, तो ना हमारा एक इवैल्यूएशन कोर्स है, ये भी बैच 4 का ही है, बट यहाँ पे ये लाइव नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, प्लस आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा और मेंटरशिप नहीं होगी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आप आंसर्स लिखेंगे उसका इवैल्यूएशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आंसर इवैल्यूएशन ना हो, ठीक है ना, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही चाहिए, तो आप विदाउट इवैल्यूएशन भी जो हमारा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, रादर मेंटरशिप नहीं मिलेगी, और जो आपके बैचेस होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे वीडियोज़, प्लस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं होगा, और मेंस की आंसर राइटिंग विदाउट इवैल्यूएशन होगा। तो पर्सनली आई वोंट टेल यू टू चूज दिस पर्टिकुलर वन, बट इट्स टोटली अप टू यू। और इन तीनों कोर्सेज पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो यू कैन यूज कोड शुभ, ये कोड आप यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बी ब्लेस्ड।